बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। यहाँ पर शिक्षक भर्ती कि अगर हम आपके कोर्स की बात करें, विज्ञान कोर्स की बात करें, तो उसे हम यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं। और ऐसे में ये हमारा जो है वो 12वां लेक्चर है, 12th लेक्चर है, जिसको लेकर के यहाँ पर हम बात करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में क्या कुछ हम पढ़ चुके हैं, जैसे अग्न्याशय के बारे में, पैनक्रियाज क्या होता है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी, जब हम एक अंग को लेकर के बात करते हैं वो चीज़ देखने को मिलती है। लीवर के बारे में बात की जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि, लंबाई चौड़ाई दोनों चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। ये सब ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। सुपर टेट साइंस नाम की प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको प्रीवियस वीडियोज़ मिल जाएंगे। यूपी टेट का सिलेबस भी आप उठा करके देखेंगे, यही सारे टॉपिक्स आपके यूपी टेट के सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की, उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। आज का टॉपिक ऐसे में क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र क्या होता है। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि अगर हम मानव की बात करें या फिर किसी भी उच्च श्रेणी जंतु की बात करें, तो कहते हैं कि पदार्थों के परिवहन हेतु एक पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र देखने को हमें मिलता है। पदार्थों का परिवहन मतलब कहने का यह है, जो भी शरीर में पोषक तत्व जो अगर देखने को मिलते हैं, जो पोषक तत्व हम ग्रहण कर रहे होते हैं, भोजन की बात करें, जल की बात करें, जो भी ऐसे में खनिज पदार्थ हैं, तो होता यह है कि उनका संचरण, उनका सर्कुलेशन होना, पूरे ह्यूमन बॉडी की बात की जाए या किसी भी जंतु के पूरे बॉडी की बात की जाए, बहुत ज़रूरी होता है। और इसी चीज़ को हम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी परिसंचरण तंत्र में पढ़ते हैं। इन्होंने कहा यह शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। जो भी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन प्रकार के, उनका यह सेल्स के बीच में क्या करता है, यातायात करता है, मतलब उनको ले जाने का, लाने का काम करता है। इससे रोगों की सुरक्षा होती है और शरीर का ताप और जो पीएच वैल्यू होती है वो स्थिर बना रहता है। पीएच वैल्यू, इसके बारे में भी हम बात करेंगे जब केमिस्ट्री के सेक्शन में चलेंगे। कहते हैं अगर हम बात करें प्रमुख अवयव जो है वो जो देखने को मिलेंगे इसमें, सबसे पहले ब्लड दिया हुआ है, हार्ट दिया हुआ है, ब्लड वेसल्स दी हुई हैं जिन्हें हम रुधिर या रक्त वाहिकाएं बोल देते हैं, और लसिका जिसे हम लोग लिम्फ कह देते हैं। तो ये प्रमुख अवयव हैं, ये प्रमुख कंपोनेंट हैं जो कि हमें सर्कुलेटरी सिस्टम में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर ब्लड क्या होता है। तो ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड इज आ लिक्विड, और वो भी कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं इसे। एक तरल संयोजी ऊतक होता है। संयोजी मतलब जो जोड़ रहा होता है, अर्थात एक ऐसा तरल ऊतक, एक ऐसा ऊतक है जो एक स्थान पर नहीं रह पाता, शरीर के विभिन्न भाग को आपस में जोड़ता है। आपको पता है कि ब्लड वेन्स में जो नसें होती हैं उसमें जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है, वो बहता रहता है, तो एक जगह पे तो रहता नहीं। यही कारण है जब नसें कट जाती हैं तो ब्लड जो है वो बाहर निकलने लगता है। ऐसे में सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से ह्यूमन बॉडी में या बॉडी में नहीं हो पाता, और फिर दैट विल लीड टू डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल। ओके, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। फिर कहते हैं कि मानव शरीर में अगर हम रक्त की मात्रा की बात करें कि रक्त कितना होता है, तो 5 to 6 लीटर्स हमें देखने को मिलेगा, जो औसतन मात्रा है। रक्त की पीएच वैल्यू जो बोली है 7.3 to 7.4। ऐसे में आप 7.3 to 7.4 पढ़ते होंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 7.35 से लेकर के 7.45। ये है रक्त की पीएच वैल्यू। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कहते हैं कि जो रक्त का अध्ययन होता है यानी स्टडी ऑफ ब्लड, उसे हम हेमेटोलॉजी बोलते हैं। आप देखिएगा, आप जब हॉस्पिटल वगैरह जाइए, वहाँ पर आपको रक्त विभाग या हेमेटोलॉजी वाला सेक्शन या डॉक्टर जो है वो इसी से रिलेटेड आपका नाम का मिलेगा। ठीक है, कहते हैं रक्त के 3 प्रमुख घटक देखने को मिलते हैं। उसमें प्लाज्मा होता है, रक्त कोशिकाएं होती हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स की जब हम बात करते हैं, कहते हैं ना प्लेटलेट्स गिर गया है डेंगू वाले, उसमें प्लेटलेट्स काफ़ी गिर जाता है। कहते हैं रुधिर परिसंचरण की अगर हम बात करें तो मानव में रक्त परिसंचरण बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होता है। इसमें हृदय, रक्त और रक्त नलिकाएं जो है वो शामिल होती हैं। अगर इनके हम प्रकार को लेकर के बात करें तो पहला, दूसरा और तीसरा 3 प्रकार से दिया हुआ है। एक आपका दिया है सिंगल प्रकार का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, एक दोहरा दिया है, और दोहरा मिश्रित प्रकार का भी रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है वो देखने को मिलता है। एकल में क्या होता है, अगर हम एकल रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि इस परिसंचरण तंत्र में हृदय 2 कोष्ठीय यानी कि 2 चैम्बर्स होता है, एक आलिंद होगा और एक निलय होगा। मतलब हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होगा। जैसे ह्यूमन हार्ट की बात की जाए तो 4 चैम्बर्ड होता है वो,
उसमें 2 आलिंद और 2 निलय देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ ऑन्ट्रिकल वेंट्रिकल करके कुछ बोलते हैं इंग्लिश में आलिंद निलय को, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा, हो सकता है आगे लिखा हुआ आपको मिल जाए कहीं। पूरे शरीर से जो भी इम्प्योर ब्लड होता है उसे इकट्ठा करके हार्ट के आलिंद तक लाया जाता है। कहाँ पे? हार्ट के ही चैम्बर्स हैं आलिंद, वहाँ तक लाया गया, फिर हृदय के निलय भाग में प्रेषित कर दिया जाता है। कहाँ पर? उसी हार्ट का जो दूसरा चैम्बर है निलय, उसमें हमने उसको भेज दिया। पुनः इस अशुद्ध रक्त को निलय से फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। मतलब अब हार्ट से ये कहाँ गया? लंग्स की तरफ गया। आलिंद आलिंद से निलय की तरफ गया। ठीक है, यानी कि हार्ट से लंग्स की तरफ गया, और लंग्स में ही यानी फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण होता है। बन गया सवाल यहाँ से। जब हम प्योरिफिकेशन की बात करते हैं तो फेफड़े में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया आंशिक दाब अंतर के कारण होती है। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलता है, और इसी के कारण यहाँ पर शुद्धिकरण यानी प्योरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो हमें लंग्स यानी फेफड़े में देखने को मिलेगा। आगे कहते हैं रक्त शुद्धिकरण के उपरांत जो प्योर ब्लड है वो फेफड़ों से पूरे शरीर में भेजा जाता है। मतलब उन्हीं आपका लंग्स से आपके होल ह्यूमन बॉडी में ये सर्कुलेट होता है। इस परिसंचरण में हृदय के रक्त एक बार गुजरता है, इसीलिए इसे एकल रुधिर परिसंचरण तंत्र कह देते हैं। ठीक है, अब ये होता किसमें है? जहाँ पर एक ही निलय और एक ही आलिंद हो, तो जो मछलियाँ होती हैं, टेडपोल है, ह्यूमन एम्ब्रायो की अगर हम बात करते हैं तो उसमें यही देखने को मिलेगा, जिसे मानव भ्रूण बोल देते हैं। ठीक है, एकल रुधिर परिसंचरण तंत्र। नोट करके यहाँ पर कुछ बात लिखी गई है कि फेफड़े जो है वो लंग्स यहाँ पर अल्वियल से मिलकर बने हुए होते हैं, या अल्वियली करके आप बोल सकते हो, जिन्हें अगर अलग अलग किया जाए तो एक फुटबॉल के मैदान के बराबर क्षेत्र ग्रहण करेंगे। समझ में आ रहा है? इतना बड़ा होता है। सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स है अगर हम ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो। ठीक है, ये बात तो कोई MBBS वाला जो है या उसकी तैयारी वाला या डॉक्टर ही ऐसे बता पाएगा। क्यों भाई? मैंने आपसे कहा, लेकिन आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको उतना ही समझना है कि आप समझ लें, और एक आप जो है शिक्षक और शिक्षिका का पद ऐसे में आपको मिल जाए। अभी फिलहाल के लिए आप भावी प्रकार के शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। मैंने कहा एक परिसंचरण चक्र पूरा करने में मानव में 20 सेकेंड्स का समय लगता है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से यहाँ पर एम्फीसीमा करके लिखा हुआ या एम्फीसाइमा रोग होता है, जिससे ऑक्सीजन वहन की क्षमता कम हो जाती है। वहीं बीड़ी पीने से निकोटीन के ऑक्सीजन के साथ जलने से यहाँ पर 5 बेंजोपाइरीन बनता है, जो कैंसर का कारण बनता है। आप समझ रहे हैं, सिगरेट और बीड़ी दोनों में अंतर भी बताया हुआ है और क्या कुछ होता है वो भी बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एरोसोल की बात की जाए, अच्छा ये बताया हुआ है कि एरोसोल क्या है? आपका जो रॉकेट के पीछे जो धुआं या धुंध जो दिखाई देता है, धूल के कण, मिट्टी, जो भी चीज़ें हैं ऐसे में आपको नजर आए, वो एरोसोल करके बोल देते हैं। आपने एरोसोल केन करके पढ़ा होगा। ठीक है, अब दोस्त यहाँ पर दूसरा प्रकार इन्होंने बोला है दोहरा रुधिर परिसंचरण। इसे हम डुअल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। अब इसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय करके है, दाया आलिंद दाया निलय करके दिया हुआ है। आप यहाँ पर देखिएगा, इसमें वो चीज़ें लिखी हुई हैं, देखिए ऑरिकल और वेंट्रिकल करके लिखा है, वही जो मैं बता रहा था, आलिंद और निलय। ठीक है, अब इसमें जो चित्र में दिखाया गया है आपका, ये RA करके राइट ऑरिकल करके है, और RB मतलब राइट वेंट्रिकल करके है। मतलब दाया आलिंद दाया आलिंद है, दाया निलय है। फिर LA और LB क्या है? ये आपका बायां यानी लेफ्ट लेफ्ट करके लिखा है। तो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन में ना रहिएगा कि आखिर ये क्या है, अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपका दाहिना आलिंद, ये दाहिना निलय, ये आपका बायां आलिंद, ये आपका बायां निलय। मैंने बोला इसमें आपको 4 देखने को मिलेंगे। अब देखिए इसमें क्या कुछ होता है, जो प्रोसेस है वो कैसे आपको देखने को मिलेगा। जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं लेफ्ट साइड से, तो इम्प्योर ब्लड कहाँ गया? आपका RA में गया। ठीक है, यहीं से जब हम बात करते हैं फेफड़े से, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ गया? LA में गया जब हम बात करते हैं। इसी आपके आलिंद से निलय की तरफ देखिए तीर का निशान नीचे लगा हुआ है। अभी पिछले वाले में बोला था ना मैंने कि आलिंद से निलय की तरफ, यानी कि जो वो एक तरीके से जो हार्ट में आ रहा होता है ब्लड, हार्ट से फेफड़े में, फेफड़ा क्या करता है? फिर सर्कुलेट करता है, और फिर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है या जो प्योर ब्लड है वो कहाँ आएगा? ह्यूमन बॉडी। इम्प्योर कहाँ जाएगा? तो इस चित्र में पूरा वही दिखाया गया है जो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तीर का निशान बना हुआ है जहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वाले में यहाँ से यहाँ पर गया। मैंने कहा
आपका हार्ट से लंग्स में, लंग्स क्या करेगा, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। वही बात यहाँ पर इन्होंने जो है वो बताई हुई है। कहते हैं कि दोहरे रुधिर परिसंचरण तंत्र में हृदय 4 कोष्ठीय होता है, 2 आलिंद होता है, 2 निलय होता है। ऊपर वाला अगर चित्र कम समझ में आया है तो कोई इश्यू नहीं है, जो मेन चीज़ है वो हमारा ये है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका रिटन परीक्षा होती हो, आपको लिखना है, तो लिखना तो है नहीं, सब कुछ आपका ऑब्जेक्टिव ही है। तो मेन चीज़ ये है कि 4 चैम्बर्ड होता है आपका, 2 आलिंद मिलेगा, 2 निलय मिलेगा। फिर ये सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके दाएं आलिंद में लाया जाता है। जो चित्र है उसी को एक्सप्लेन किया गया है, अब यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। फिर वहाँ से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं निलय में भेजा जाता है। पुनः दाएं निलय से अशुद्ध रक्त जो है फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, और फेफड़े क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं। और प्योरिफिकेशन के बाद क्या करेंगे, वो इससे हृदय के बाएं आलिंद में लेकर के जाएगा। चूंकि ये 4 चैम्बर्ड है, याद रहे, पिछले वाले में, एकल वाले में उसने जैसे ही शुद्ध किया उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया, फिर वहाँ से बाएं निलय में प्रेषित किया जाता है। भाई मैंने क्या बोला, ये आपका जो चीज़ें हैं, ये लेफ्ट ऑरिकल करके हो गया, ये आपका लेफ्ट आपका वेंट्रिकल हो गया। तो जब यहाँ से फिर यहाँ पर भेजा गया, यही तीर का निशान है जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। मैं इसी तीर के निशान की बात कर रहा था जो इस चित्र में दिया हुआ है। तो आपसे इन्होंने बोला कि उसके बाद क्या हुआ, फिर वहाँ से बाएं निलय में प्रेषित किया जाता है, पुनः बाएं निलय से शुद्ध रक्त पूरे शरीर को प्रेषित कर दिया जाता है। तो आपको समझ में आया, ये यहाँ से जब हम बाएं निलय से बात करते हैं, मतलब जो भी चीज़ें सर्कुलेट होती है वो यहाँ से होल ह्यूमन बॉडी में जो है वो क्या होती हैं। और आप इस चित्र में बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, यहाँ थोड़ा सा कट गया है, तीर का निशान ये रहा। यहाँ से देखिए ये प्योर लिखा है ना, तो ये प्योर ब्लड कहाँ गया, इस ह्यूमन बॉडी में गया जहाँ पर शुद्ध रक्त पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। कहाँ से, इस एलवी से। एलवी मतलब ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल करके है, जिसे हम लोग बायां निलय कह देते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। इसमें रुधिर हृदय से 2 बार गुजरता है, इसीलिए इसे दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र बोल देते हैं। अब इसमें जितने स्तनपायी हैं, ह्यूमन बॉडी को लेकर के बात करें, मानव जाति को लेकर के, ये भी हैं आपके पक्षी जो हैं, जो मगरमच्छ है, घड़ियाल है, एलिगेटर, ये सभी के सभी इसमें शामिल होंगे। फिर अगर हम दोहरा मिश्रित रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक निलय और RA और LA करके लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा हम यहीं से समझ लेते हैं क्या कुछ है, फिर मैं आपको ये चित्र दिखा दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि आखिर यहाँ पर बताया क्या जा रहा है। कहते हैं कि इसमें हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद होता है और 1 निलय होता है। चित्र में देखिए 2 आलिंद दिख रहे हैं, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला, और नीचे एक ही निलय है। ठीक है, फिर आपसे क्या कहते हैं कि इस रुधिर परिसंचरण में अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से एकत्रित करके दाएं आलिंद में लाया जाता है, वहाँ से निलय से होकर के फेफड़ों में अशुद्ध रक्त भेजा जाता है। कहते हैं कि ब्लड का प्योरिफिकेशन लंग्स फेफड़ों में हुआ, पुनः फेफड़े से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में भेजा जाता है और वहाँ से फिर निलय में। समझ में आ रहा है। तो हृदय के निलय भाग में दोनों शुद्ध और अशुद्ध रक्त होते हैं। हृदय की अगर निलय भाग की बात करें, निलय मतलब ये नीचे वाला भाग आपका वेंट्रिकल का, इसमें शुद्ध भी होता है और अशुद्ध रक्त भी देखने को इसमें मिलता है, इसीलिए रक्त का मिश्रण हो जाता है और यही मिश्रित रक्त पूरे शरीर में प्रेषित कर दिया जाता है। तो ये आखिर इस प्रकार की चीज़ें किसमें मिलेंगी, इसके उदाहरण में मेंढक आएगा। आपसे पूछेंगे ह्यूमन बॉडी कितने चैम्बर्ड का होता है, आपसे पूछेंगे जो फिशेस होती हैं वो दोहरा में आएंगी, दोहरा मिश्रित में आएंगी कि एकल में आएंगी, समझ रहे हैं, तो वो एकल में आएगा आपका। यहीं से सवाल जो होता है वो बनता है, इतना कुछ कठिन नहीं है। एक बार अगर ध्यान से आप पढ़ लेंगे जो चीज़ें मैंने बताई हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको जो है समझ में ना आए। अब ये जो इस समय आपके स्क्रीन में है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। अगर हम बात करते हैं आपकी ब्लड सर्कुलेशन को, तो सिंगल प्रकार का जो हार्ट चैम्बर होता है वो किस में होता है, आकशेरुकी, जिनमें कशेरुक दंड नहीं होता है, केंचुआ है, जोंक है। 2 चैम्बर्ड जो है वो फिशेज में है, टैडपोल में है। 3 चैम्बर्ड अभी मेढक बताया मैंने। फिर अगर हम 4 चैम्बर्ड की बात करें तो उसमें मैमल्स आते हैं, हम शामिल हो जाएंगे। फिर बात आती है यहाँ पर 3.5 चैम्बर्ड की अगर बात करते हैं तो जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें ये देखने को मिलेगा 13 चैम्बर्ड तिलचट्टे में। ये तो महाराज पूरा जो है नहीं, हिमालय पर्वत लेके घूम रहे हैं, देख रहे हो हनुमान जी बने। तो जब हम यहाँ से बात करते हैं आपका, तो 13 चैम्बर्स जो है वो तिलचट्टे में आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ से क्वेश्चन आपका फॉर्म होता है दोस्तों। फिर बात आती है जब हम रुधिर वर्ग की बात करते हैं,
कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि जब हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं सबसे पहले खोज किसने की, तो कार्ल लैंडस्टीनर का नाम आएगा, या कार्ल लैंडस्टीनर करके आप इन्हें बोल देते हो 1900 में। ABO प्रकार का रक्त वर्ग भी इन्होंने ही खोजा था। रुधिर वर्ग हमेशा RBC से निर्धारित होता है, जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स करके होती हैं, जिन्हें लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं हिंदी में। कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया ब्लड ग्रुप डिसाइड किससे होता है, तो कई चीज़ें हैं, आपका रक्त कोशिकाएं होती हैं, प्लाज्मा होता है, और मैं आपको बता चुका हूँ प्लेटलेट्स होता है, ये आपके रुधिर के पार्ट होते हैं। तो जो रक्त कोशिकाएं मैंने बोला, ऐसे में माफ़ी चाहेंगे, रक्त कणिकाएं, जो मैं रक्त कणिकाएं बोल रहा हूँ उसमें WBC और RBC आता है। उसी में जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स करके हैं, यानी लाल रक्त कणिकाएं, वही ब्लड ग्रुप को डिसाइड करती हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। रुधिर एंटीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर रुधिर वर्ग का पता लगाया जाता है। तो एंटीजन है नहीं है उसके आधार पर हम ब्लड ग्रुप का पता लगाते हैं। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में देखते हैं कितने लोग क्या बताते हैं, आखिर आप किस रुधिर वर्ग के हैं। ठीक है, यहाँ तक जो पहुँचा है वो कमेंट सेक्शन में लिखेगा, तभी मुझे लगेगा कि ये जो 16 मिनट में पढ़ा चुका हूँ, यहाँ तक आया कौन, यहाँ तक पढ़ा कौन है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप ऐसे ही चले गए तब तो चीज़ें अधूरी रह गई। समझ रहे हैं? तो बताइएगा भाई, कौन सा ब्लड ग्रुप लेके आप लोग टहल रहे हैं। ऐसे में मैंने आपसे कहा RBC है, RBC, और यहाँ पर एक डॉट दिखाया, ये जो है ना, ये एक ब्लड का एक आपका बूंद समझ लो आप। ठीक है, तो इसमें ब्लड एंटीजन भी है। प्रोटीन का बना रक्त के अंदर वो चीज़ें जो देखने को मिलती है, ब्लड एंटीजन, एंटीबॉडी टू काउंटर एंटीजन। आपने इधर कोरोना के टाइम पे इनको बहुत अच्छे से सुना होगा, एंटीबॉडी बनना और सारी चीज़ें। कई सारे एंटीजन पाए जाते हैं, ये बात इन्होंने बताई हुई है। प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये क्या है, सारी झिल्लियाँ जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, प्लाज्मा झिल्लियों की अगर बात की जाती है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन की होती है। बात आती है कि व्हाट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो मिश्रण होता है उसे हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। जो इसका नेचर है वो चिपचिपा प्रकार का होता है। कभी आप ब्लड निकले तो थोड़ा सा हाथों से ऐसे पकड़िएगा तो चिपकेगा, वो जो है आपने देखा होगा ये चीज़, क्योंकि पानी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एंटीबॉडी की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपने बहुत बार एंटीबॉडी के बारे में सुना होगा। कहते हैं कि शरीर द्वारा उत्पन्न एक प्रोटीन है जो एंटीजन नामक बाहरी तत्व से लड़ने में मदद करता है। यही मदद करता है कोरोना से लड़ने में। आप समझ रहे कि नहीं कि एंटीबॉडी बन गई है ना। फिर कहते हैं कि एंटीबॉडी एंटीजन को निष्क्रिय करने का काम करते हैं, उनको डीएक्टिवेट करने का काम करते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 1000 की संख्या में एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। कहते हैं जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो WBC से स्त्रावित होने वाली Y आकार की प्रोटीन होती है। किस आकार की, इन्होंने आकार भी बताया हुआ है, प्रोटीन होती है ये भी बताया हुआ है। इनमें वायरस और बैक्टीरिया जैसे रोगाणुओं की पहचान करने की क्षमता होती है, रोकने की क्षमता होती है। समझ रहे हैं? और कोरोना आपका वायरस है, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से भी यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली जो एंटीबॉडी है वो है क्या। उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें आपने यहाँ से समझी होंगी। फिर बात आती है आखिर एंटीजन क्या है। तो एंटीजन बैक्टीरिया है, वायरस या केमिकल्स हो सकते हैं। ये शरीर के जो रोगाणु हैं वही एंटीजन होते हैं। विशेषतया लिम्फोसाइट्स को सक्रिय करते हैं। अब लिम्फोसाइट क्या है, शरीर में मौजूद संक्रमण से लड़ने वाली जो WBC होती है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, उन्हें हम लिम्फोसाइट बोल देते हैं। एक एक चीज़ों को समझ करके चलिए। बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, थोड़े से क्लिष्ट प्रकार के शब्द हैं, हो सकता है समझने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन समझना तो पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपसे बताया हुआ है, इस चीज़ को मैं अलग से भी एक बार ज़रूर समझाऊंगा सामने से। यहाँ पर RBC तो ब्लड ग्रुप A है तो उसमें एंटीजन A होगा, ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन B होगा। अगर ब्लड ग्रुप AB है तो उसमें एंटीजन A भी मिलेगा और B भी मिलेगा। देखिए दोनों रखे हुए हैं। और अगर O है तो इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। यही चीज़ इस चित्र में जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और फिर बात आती है यहाँ पर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। अगर मैं बात करूँ रक्त समूह दाता, किसी का ब्लड ग्रुप अगर A है, AB है, B है या O है, तो ये किसको दे सकता है ब्लड, क्या कुछ होता है क्या नहीं होता। तो देखिए दाता की अगर हम बात करें
एक सर्वग्राही प्रकार का AB को हम सर्वग्राही बोलते हैं, यानी ओमनी रेसिपिएंट होता है ये, और जो ब्लड ग्रुप O होता है वो ओमनी डोनर होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सर्वग्राही प्रकार का रुधिर कौन सा होता है, ये सर्वदाता कौन सा होगा। तो जहाँ पर सही का निशान लगा है वहाँ पर दे सकते हैं। ए वाला A को देख सकता है, ए वाला AB को दे सकता है। मैं समझाया दे रहा हूँ जरा इसे, ठीक है। यहाँ पर जिसका ब्लड ग्रुप A है वो A वाले को दे सकता है, B को नहीं दे सकता, AB को दे सकता है, O को नहीं दे सकता। B वाला A को नहीं दे सकता, B को दे सकता है, AB को दे सकेगा, O को नहीं दे सकेगा। जिसका ब्लड ग्रुप AB है वो किसी भी रुधिर वर्ग A वाले को नहीं दे सकता, ब्लड B को नहीं दे सकता, AB को दे देगा क्योंकि AB हो गया, और यहाँ पर ये है, ठीक है। और O है, ये महाराज सभी को दे सकते हैं, इसलिए तो ओमनी डोनर बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं कि ये सर्वदाता है ऐसे में। और बहुत ही आसान है याद करना। यहाँ A है तो A वाले पे टिक लगा है, जहाँ B है तुरंत काट दीजिएगा, जहाँ AB है तो उसमें भी A है ना तो लगा दीजिए। यहाँ पर A है नहीं तो मैंने काट दिया। B की बात कर लेते हैं, यहाँ पर B नहीं है तो काट दिया। यहाँ पर B है तो सही है, यहाँ पर भी B है तो सही है, यहाँ पर काट दिया। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है इनको समझना ऐसे में। उम्मीद करते हैं बहुत ही क्लियरली इन चीज़ों को आपने यहाँ से समझा होगा। अब अगर हम यहाँ से बात करते हैं RH फैक्टर को लेकर के कि एग्जैक्टली RH फैक्टर क्या होता है, कहाँ से देखने को मिला। मानो में RH फैक्टर की खोज के बारे में, इनका क्या कुछ ऐसे में इनका योगदान है, इस सभी के बारे में हम अपने अगले वीडियो में आपसे लेकर के बात करेंगे। टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी है, उससे आप ज़रूर जुड़े रहें। नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब किए रहो ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए। सुझाव है, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।